तो लास्ट क्लास में बेटा अपन पढ़ रहे थे ट्रांसपोर्टेशन। एक क्वेश्चन भी दिया था जो उम्मीद है आपसे नहीं हुआ होगा, क्योंकि हो ही नहीं सकता हो, उसमें कंसेप्ट ही ऐसा है, और आपने नहीं किया हो तो बात ही अलग है। तो लास्ट क्लास में हम देख रहे थे, जाते जाते हमने मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को मिनिमाइजेशन में कैसे कन्वर्ट करें वो देखा था बेटा। तो उसी क्वेश्चन को अपन सॉल्व करने, उसमें दो कंसेप्ट कवर होंगे, मैक्सिमाइजेशन टू मिनिमाइजेशन हो जाएगा अपना कवर, और इसी के साथ साथ अपना डीजनरेसी वाली प्रॉब्लम भी कवर हो जाएगी। अच्छा बेटा, इनके टेक्निकल नाम भी मैं आपको बता दूं, जनरली क्या होता है टेक्निकल नाम से कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। जब डिमांड और सप्लाई इक्वल नहीं होती, जैसे अपन ने पहला क्वेश्चन ही किया था उसमें इक्वल नहीं थी, तो उस प्रॉब्लम को क्या बोला जाता है? उस प्रॉब्लम को बोला जाता है अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम। अनबैलेंस्ड, बैलेंस्ड नहीं है, डिमांड सप्लाई इक्वल, इसको बोला है। आज अपन जो पढ़ रहे हैं उसमें डीजनरेसी का केस पढ़ेंगे, डीजनरेसी टेक्निकल नेम है उसका। ठीक है, चलो अपन एक क्वेश्चन लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन था? लेट्स सी, आई थिंक यही था, सेकंड वाला। यही क्वेश्चन है, तो इसको ले लेते हैं बेटा, इस क्वेश्चन को। देखो बेटा क्या कहा गया है क्वेश्चन। एक लेडीज फैशन शॉप है, विशेष टू परचेज द फॉलोइंग क्वांटिटी ऑफ समर ड्रेसेस। ये ड्रेसेस खरीदना चाहते हैं समर के अंदर। ड्रेस साइज भाई ये जिसकी वन साइज वाली है, जैसे अपने होता है ना एम आता है, एल आता है, एक्सएल आता है, डबल एक्सएल आता है, वैसे ये 1 2 3 साइज बता दी। वन साइज वाली 100 चाहिए, ये 200 चाहिए, 450 चाहिए, 150 चाहिए। इससे एक बात तो पता चल रही है, मतलब ये इनको चाहिए, मतलब ये इनकी डिमांड है, वी कैन से दैट। 3 मैन्युफैक्चरर्स आर विलिंग टू सप्लाई द ड्रेसेस, और ये 3 जो मैन्युफैक्चरर ये देने को तैयार है, ए बी और सी, इनकी सप्लाई भी हमको दे रखी, डिमांड भी हमको मिल गई, सप्लाई भी हमको मिल गई। एक बार टोटल करके देखो कि प्रॉब्लम बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। प्रॉब्लम डिमांड सप्लाई का पता करो, और प्रॉफिट पर ड्रेस हमको यहाँ टेबल में दे रखा है अलग अलग जगह से। प्रॉब्लम अनबैलेंस्ड होगी बेटा ये, ठीक है, क्योंकि डिमांड सप्लाई इक्वल नहीं है। तो डिमांड का टोटल करो, बताओ कितना है, और सप्लाई का टोटल करो, बताओ कितना है। टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई। नाइन 900 की डिमांड है बेटा हमारी, और 850 यूनिट्स की सप्लाई। तो ये अनबैलेंस्ड को पहले बैलेंस्ड बना देते हैं, टेक्निकल नेम यूज कर रहे हैं। अभी तो अपन ने सिंपली पढ़ लिया, अब थोड़ा सा टेक्निकल हो जाते हैं। सिंस द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, आप इसको मेरे साथ साथ ही सॉल्व कर सकते हैं बेटा, क्योंकि जो अपन ने पहले पढ़ लिया है मोर और लेस वही है, थोड़ा सा। सिंस द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज unbalanced, first of all we have to convert it into balanced problem। बैलेंस्ड प्रॉब्लम में अपन इसको कन्वर्ट करें। और क्या कम है? सप्लाई कम है। सप्लाई कम होता है तो डमी रो बनती है कि कॉलम बनती है? बताओ, डमी रो बनेगी या कॉलम बनेगी? डमी रो बनेगी बेटा।
since supply is less, therefore we will make dummy row with डिफरेंस क्वांटिटी, जितना भी क्वांटिटी का डिफरेंस है उसके साथ में डमी रो बना देंगे। 50 का डिफरेंस है तो 50 से बन जाएगी। अच्छा, डमी रो और कॉलम अगर हम बनाते तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0, अनलेस स्पेसिफाइड बाय द क्वेश्चन। क्वेश्चन खुद ही बताते, बोले डमी की वैल्यू इतनी लेनी है तो फिर उतनी लेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं बताया हुआ। तो आओ बेटा पहले अपन इसको बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बना देते हैं। Converting unbalanced transportation problem into balanced problem। फोर कॉलम्स है हमारे, 1 2 3 एंड 4। 4 ही रो बनाने हैं, 1 2 3 और ये 4th डमी का। फ्रॉम और टू, और ये क्या दे रखा है हमको, प्रॉफिट मैट्रिक्स दे रखा है, ध्यान रखें। जब प्रॉफिट दे रखा होता है ना उसको प्रॉफिट मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसमें कॉस्ट दे रखी होती है उसको कॉस्ट मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर जब सेल्स दी हो तो सेल्स मैट्रिक्स बोलते हैं। 3 ही मिलते हैं हमको जनरली, 1 2 3 4 और ABCD। ABC और D जो है वो हमारा डमी है, और डमी की वैल्यू हम 0 0 कर, बाकी वैल्यूज ले लेते हैं हम 2.5 3 और 2.0। फोर 3.5 और 4.5। फाइव 5.5 4.5 2.0 1.5 और 2.5। ठीक है, तो ये अनबैलेंस्ड थी तो इसको बैलेंस्ड बना लिया। अब बैलेंस्ड बनाने के बाद में अब ये मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है। मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम कभी डायरेक्टली सॉल्व ही नहीं हो सकती, माइंड में ये बात रखना, आगे काम आएगी असाइनमेंट चैप्टर में भी। तो मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम डायरेक्टली सॉल्व नहीं हो सकती। तो जिसने असाइनमेंट पढ़ लिया होता है उसके लिए ये आसान हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन में भी सेम सा होता है। जिसने पहले ट्रांसपोर्टेशन पढ़ लिया उसके लिए असाइनमेंट आसान। दोनों में सिमिलर सी काफी सारी चीजें हैं। तो अब इसको अपन क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करने वाले हैं, जिसको अपन बोलेंगे मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करना। इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, प्रॉफिट मैट्रिक्स को हम लॉस मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। अपन डिमांड सप्लाई नहीं लिखी, ऊपर लिख देते हैं बेटा। तो हमेशा ध्यान रखना कि आप ऐसा ना कर दो कहीं कि पहले तो है ना हमने कन्वर्ट कर लिया और फिर डमी बना दिया, गलत हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखें बेटा। डिमांड है 100 200 450 150। सप्लाई 150 450 250 और डिफरेंस यहां आ जाएगा, दैट इज 50। दोनों तरफ का टोटल 900। ये जो मेथड अपन कर रहे हैं इसको यूवी मेथड भी बोला जाता है। यूवी की वैल्यू निकाली थी ना अपन ने, तो यूवी मेथड भी बोला जाता है।
तो ये बात हो गई। अब अपन को इसको किस में कन्वर्ट कर देना है, लॉस मैट्रिक्स। कन्वर्टिंग प्रॉफिट मैट्रिक्स इनटू लॉस मैट्रिक्स। तो कन्वर्ट कर देते हैं, आ जाओ इसको। एक, दो, तीन और चार। कल इसके बारे में तो आई थिंक अपन ने लास्ट क्लास में लिख लिया था कि मैक्सिमाइजेशन को मिनिमाइजेशन में या प्रॉफिट को लॉस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। वी हैव टू सेलेक्ट लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम द होल टेबल एंड वी हैव टू डिडक्ट रिमेनिंग टेबल फ्रॉम दैट लार्जेस्ट नंबर। चलिए बेटा, तो वो लार्जेस्ट नंबर अगर पूरी टेबल में देखेंगे तो 5.5 मिले। तो 5.5 में से पूरी टेबल को लेस करो, 2.5 को लेस करो तो कितना होगा 3, 3 को लेस करो तो 2.5, ये 3.5 और ये 5.5। तो सबसे पहले तो हम ना यहां लिख देते हैं, यहां तो सब जगह 5.5 आ जाएगा। फिर आ रहा है हमारा 3, 2.5 और 3.5। 5 में से 4 लेस करेंगे 1.5, 3.5 लेस करेंगे तो 2 और 4.5 लेस करेंगे तो 1। तो 1.5, 2 और 1। देन 5.5 में से 5 लेस करेंगे तो 0.5, 5.5 में से 5.5 लेस होगा तो 0, तो 0.5, 0 और 1। देन 2 लेस करेंगे तो 3.5, ये 4 और ये 3। तो ये बेटा सारी वैल्यूज आप एक बार चेक कर लीजिए। ये अब कन्वर्ट हो गई। अब इसी से अपन आगे भी इसी टेबल को आप ले सकते हो, और अब इसमें वही काम करना है जो हम पहले करते थे, पेनल्टीज निकालनी है और ऑक्यूपाई करने वाला काम करना है। तो इधर ले लेते हैं अपन सप्लाई। आप न्यू टेबल भी बना सकते हो इसको कन्वर्ट करने के बाद, और उसमें भी वो पेनल्टीज वाला काम कर सकते हो। और इधर है डिमांड 150, 450, 250 और 50। हंड्रेड, 200, 450, 150। अब बेटा आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, पेनल्टीज निकालने का काम ऑलरेडी आपको आता है। तो यहां हम कॉलम की पेनल्टी निकालेंगे और उधर हम रो की पेनल्टीज निकाल। तो ये काम आप खुद भी कर सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेनल्टी? डिफरेंस बिटवीन टू मिनिमम नंबर, दो सबसे छोटे नंबर का डिफरेंस होता है। तो इस फर्स्ट रो के अंदर दो सबसे छोटे नंबर 0.5 और 1.5 है, जिनका डिफरेंस 1.0 होगा।
और 0 और 2 दो सबसे छोटे नंबर है तो डिफरेंस 2 होगा। 1 एंड 1 डिफरेंस 0 हो जाएगा। 5.5 ही है तो 0 हो जाएगा। कॉलम के अंदर देखते हैं तो दो सबसे छोटे नंबर 2.5 एंड 3 मिल रहे हैं, जिसका डिफरेंस 0.5 होगा। टू स्मॉलेस्ट नंबर 1 एंड 1.5 जिनका डिफरेंस 0.5 होगा। टू स्मॉलेस्ट नंबर 0 एंड 0.5 जिनका डिफरेंस 0.5 होगा। 3.5 एंड 4 3.5 एंड 3 है तो उनका भी डिफरेंस 0.5। इन सब में से हम क्या करते हैं सर, हम मैक्सिमम पेनल्टी को सिलेक्ट करते हैं जो कि ये रही, और उसके रेस्पेक्ट में जाकर के हम क्या करते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं उस सेल को जो सबसे कम हो, जिसकी वैल्यू सबसे कम। तो इसके रेस्पेक्ट में आएंगे और सबसे कम कौन सी मिल रही है, 0, तो इसको ऑक्यूपाई कर लिया। डिमांड सप्लाई देखेंगे रेस्पेक्ट की तो दोनों इक्वल है, तो दोनों में से कम लेते हैं वैसे तो ये भी 0 और ये भी 0, तो जो 0 हो जाता है उसको हम डिलीट कर देते हैं, तो ये भी डिलीट होगा एंड ये भी डिलीट होगा। नाउ अगेन वी हैव टू कैलकुलेट द पेनल्टीज, तो आइए बेटा पेनल्टीज कैलकुलेट करते हैं। 1.5 एंड 3 इनका डिफरेंस 1.5 आएगा, यहां कुछ नहीं डैश लगा देंगे। 1 एंड 3 का डिफरेंस 2 और यहां अगेन 0। 3 एंड 3.5 बचे अब जिनका डिफरेंस 0.5 ही आ रहा है। 1 एंड 1.5 0.5, यहां डैश लग जाएगा। 3 एंड 3.5 अगेन 0.5। हाईएस्ट नंबर इज 2, ऑक्यूपाई करा, इसके रेस्पेक्ट में आ गए। मिनिमम नंबर कौन सा दिख रहा है, 1, तो इस 1 को ऑक्यूपाई कर लिया। डिमांड सप्लाई में से कम क्या है, 200, तो यहां 0 बचेगा और यहां 50 बचेगा, तो जो 0 हो गया उसको हम डिलीट कर देंगे, ये हमने डिलीट कर दिया। ठीक है, अगेन चलिए सेम प्रोसेस रिपीट करते हैं। 3 एंड 3.5 बचे हैं फर्स्ट रो के अंदर जिनका डिफरेंस आएगा 0.5, ये डिलीटेड है ऑलरेडी। 3 एंड 3.5 जिनका डिफरेंस 0.5, 0। इधर चलते हैं तो 3 एंड 3.5 0.5, यहां भी डैश, यहां भी डैश, और यहां पर आ रहा है 3 एंड 3.5 0.5। नाउ वी इफ वी सी टुवर्ड्स द पेनल्टीज, सारी 0.5 आ रही है, सारी इक्वल आ रही है, तो हमने एक छोटा सा रूल बनाया था। वैसे तो हम कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन हमने लास्ट क्लास में भी एक रूल बनाया था कि अगर ऐसा हो जाए तो अपन किसको लेंगे बेटा, ऐसा हो जाए तो किसको लेंगे, जो सबसे ऊपर वाला है उसको लेंगे। सबसे ऊपर वाला मतलब यहाँ पर कौन सा, ये रहा, इसको लेंगे अपन अगर ऐसा हो जाए तो। आपको लॉजिक बताओ ये इक्वल क्यों आ रही है, देखो लॉजिक बताता हूँ, बड़े ध्यान से समझना वरना रटते हो। तो आप इनके रेस्पेक्ट में अगर नंबर जाके सिलेक्ट करना चाहोगे ना किसी को भी लेके, तो सेम नंबर सिलेक्ट हो रहा होगा। जैसे बताता हूं, अगर अपन इसको सिलेक्ट करते हैं और इसके रेस्पेक्ट में जाते हैं तो क्या सिलेक्ट करेंगे, 3 को ऑक्यूपाई करेंगे। ठीक है, इसको ना करके दूसरे को, अगर इसको सिलेक्ट करें तो इसके रेस्पेक्ट में जाओगे तो भी किसको ऑक्यूपाई करोगे, आप 3 को ही करोगे। देखो, और अगर आप इसको सिलेक्ट करते हो तो भी देखो रेस्पेक्ट में जाके क्या सिलेक्ट करोगे, 3 करोगे। और अगर आप इसको सिलेक्ट करते हो तो इसके रेस्पेक्ट में जाके भी 3 को ही ऑक्यूपाई करो। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है ना कि आप कहीं से भी जाओ सेम ही ऑक्यूपाई हो रहा है, तभी ये सेम आती है वैल्यूज। तो आप इसलिए किसी को भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप किसी को भी सिलेक्ट करोगे तो अल्टीमेटली ऑक्यूपाई कौन सा नंबर हो रहा है, 3, किधर से भी कर लो। लेकिन अपन ने एक रूल बना रखा है, उसको अपन फॉलो कर रहे हैं ताकि आसानी रहे। तो हम इसके रेस्पेक्ट में आएंगे और 3 को ऑक्यूपाई कर लेंगे। डिमांड सप्लाई में से जो भी कम हो वो लिख देंगे, तो 100 है तो 100 लिख दिया, यहां 0 और यहां 50, और जो 0 हो जाता है उसको हम डिलीट कर देते हैं, तो ये डिलीट कर दिया। इसको डिलीट करने के बाद आप देखो 2 ही नंबर बचे। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बोला था अगर 2 ही नंबर बचे तो आप डायरेक्टली ले लो, क्योंकि आप पेनल्टी निकालोगे तो जो बड़ा नंबर है उसी की ज्यादा आएगी। तो अब अपन डायरेक्टली ऑक्यूपाई कर रहे हैं, नो नीड टू कैलकुलेट पेनल्टी। तो 5.5 को मैं डायरेक्टली ऑक्यूपाई कर रहा हूं क्योंकि 2 ही नंबर बचे हैं, 3.5 5.5 निकालेंगे तो भी ज्यादा 5.5 वाले की आना। तो डिमांड सप्लाई में से कम क्या है, 50, तो यहां लिखा 50, ये हो गया 0 और ये बच गया हमारा 100।
तो जो 0 होगा वो डिलीट हो जाएगा, तो ये डिलीट कर देंगे इसको। एंड अब लास्ट नंबर 3.5, लास्ट नंबर की डिमांड सप्लाई ऑलवेज इक्वल बचनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो नहीं दिख रही है। अच्छा, एक और नंबर बचा हुआ है, 3 भी है, ठीक है, लास्ट नंबर नहीं है। तो 3.5 की रेस्पेक्ट की डिमांड एंड सप्लाई 50 है। तीनों नंबर बचे थे तो भी आप डायरेक्ट ले सकते हो, क्योंकि पेनल्टी निकालोगे कोई फायदा नहीं। अगर एक ही रो या एक ही कॉलम बच जाए आप डायरेक्ट ऑक्यूपाई कर सकते हो। आपको भी लॉजिक पता चल गया होगा, क्योंकि निकालोगे उसी की ज्यादा आएगी जो बड़ा नंबर है। तो यहाँ 50 बच गया और उधर से 0 हो गया, तो 0 ऊपर से हुआ है तो उसको डिलीट कर दिया। यहां तक तो अभी अपन लास्ट क्लास के कंसेप्ट के जैसे ही चल रहे हैं। और ये लास्ट नंबर है, लास्ट नंबर की डिमांड सप्लाई देखो इक्वल है 50 एंड 50, तो यहां से भी 0 हो गया और यहां से भी 0, और दोनों हो जाएंगे डिलीट। ये डिलीट हो गई है सारी की सारी हमारी रो एंड कॉलम। हमारा ऑक्यूपाई करने का काम पूरा हो चुका है, इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन हमारा पूरा हो चुका है। तो आओ अब इससे एक फ्रेश टेबल बना लेते हैं। तो ये अपने 4 रो, 1 2 3 और 4, फ्रॉम और टू, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, ए बी सी डी। अब देखिए यहां से अपन वैल्यूज ले लेते हैं। डिमांड सप्लाई का तो काम खत्म हो गया, अब तो डायरेक्टली वैल्यू ले लेते हैं। ये सबसे आसान है भाई, 5.5। 3, 2.5 और 3.5। 1.5, 2.0 और 1.0। 0.5, 0 और 1.0। 3.5, 4, 3 और 5.5 तो ले रखा है। अब वैल्यूज लिख लेते हैं जो आई है हमारी, 100, 50, 450। तो ये 100, ये 50, ये 450। 200, 50 एंड 50। 200 कहाँ था वो, 1.0 पर। 200, 50 एंड 50। आप अगर नोटिस करोगे ना, तो डमी को उतनी ही क्वांटिटी मिलती है जितनी हम डमी बनाते हैं। जैसे अभी 50 से डमी बनाई थी ना, क्योंकि 50 एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो डमी वाले को वही 50 मिल गई। लास्ट क्वेश्चन में 110 से बनाई थी डमी, तो आप देखोगे डमी रो या कॉलम को 110 मिल गया होगा, क्योंकि जो डमी है एक्चुअल में है ही नहीं, उसको वही क्वांटिटी दे दो जो एक्चुअल में है ही नहीं। तो इस वजह से होता है। अब ये टेबल बनने के बाद अपन एक टेस्ट करते हैं बेटा, जिसकी स्टेप्स हम लिख चुके हैं ऑलरेडी। m प्लस n माइनस 1, नंबर ऑफ रो प्लस नंबर ऑफ कॉलम माइनस 1। तो रो कितनी है 4, कॉलम कितने 4, माइनस 1 करा तो आए 7। ठीक है, m प्लस n माइनस 1 क्या होना चाहिए, इक्वल्स टू होना चाहिए नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल के। तो m प्लस n माइनस 1 निकाल लिया, नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल देखो बेटा कितनी, ऑक्यूपाइड सेल देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 ही है सर यहाँ पर, तो जबकि 7 होना चाहिए। इस प्रॉब्लम को बोलते हैं बेटा डीजनरेसी की प्रॉब्लम, डीजनरेसी की प्रॉब्लम। अब क्या करेंगे पहले वो सुन लो।
इस सिचुएशन में बेटा अपन क्या करते हैं, जब तक 7 नहीं होगी ना आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि u और v की वैल्यू नहीं निकल पाएगी जब तक आपके पास में इतनी ऑक्यूपाइड सेल नहीं है। तो अब क्या करें, जो भी सबसे छोटा नंबर है अनऑक्यूपाइड के अंदर उसको जाके ऑक्यूपाई कर लो और वहां पर ई लिखते हैं, जिसको हम इप्सिलोन बोलते हैं। इप्सिलोन की वैल्यू इक्वल्स टू 0 ही होती है। हमको क्या करना है, जो भी अनऑक्यूपाइड नंबर है उनको देखो जल्दी से आप, और उसमें सबसे छोटा नंबर बताओ कौन सा दिख रहा है। अनऑक्यूपाइड में सबसे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है, देखो जल्दी से, जितने भी अनऑक्यूपाइड है। अनऑक्यूपाइड ये रहा 1.5, 0.5, 2.5, 3.5, 1.0 और ये 5.5, इतने सारे हैं। इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है अनऑक्यूपाइड में, सर ये रहा। इसको ऑक्यूपाई करो और यहाँ पर ऐसे हम लिख देंगे इप्सिलोन, इसको इप्सिलोन बोलते हैं। इसकी वैल्यू हालांकि इक्वल्स टू 0 होती है, बट अब से ये सेल ऑक्यूपाइड सेल मानी जाएगी। तो इसके बारे में स्टेप्स लिख लेते हैं पहले तो, बाकी अपना फिर वही काम, अब सेम काम है जो अपना लास्ट क्वेश्चन में था। इफ m plus n minus 1 is not equal to number of occupied cell, then this situation is known as degeneracy. In this situation, we have to find out minimum value from अनऑक्यूपाइड सेल्स। जो भी अनऑक्यूपाइड सेल्स है उनमें से मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना है, एंड देन we will occupy that cell and write epsilon there. Value of epsilon is considered as 0. इसकी वैल्यू 0 ही रहेगी भाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड में जब अपन मल्टीप्लाई करके आंसर निकालते ना, वहां पर इसको 0 माने। हो गया काम। u और v की वैल्यू आप निकाल सकते हो खुद की तरफ से। मैं u और v की वैल्यू निकाल रहा हूं, आप खुद निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या यूज करना है, u प्लस v इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ ऑक्यूपाइड सेल, ये फॉर्मूला यूज करना है। तो u1, u2, u3 और u4 हो गए। इधर v1, v2, v3 और v4 हो गए। u1 की वैल्यू ऑलवेज 0 लेनी है। अब आप निकाल सकते हो खुद भी, एक एक ऑक्यूपाइड पर जाना है और u प्लस वी वाला फॉर्मूला चेक करना है। ये रही सबसे पहली ऑक्यूपाइड, इसका u 0 है, बताओ v की वैल्यू कितनी आएगी। u 0 है, बताओ v की वैल्यू कितनी आएगी। u प्लस वी 3 आना चाहिए, तो 0 प्लस कितना लिखे वहां पर के दोनों का टोटल 3 आ जाए। तो सर यहां पर 3 लिखना पड़ेगा। इसके बाद में अगली ऑक्यूपाइड ये रही, इसका u 0 v नहीं पता, 0 में कितना जोड़े के दोनों का टोटल 0.5 आ जाए। तो 0 प्लस सर 0.5 जोड़ना पड़ेगा। ये भी क्लियर। ये रही एक और ऑक्यूपाइड, इसका u पता है v नहीं पता, 0 में कितना जोड़े के दोनों का टोटल 3.5 आ जाए। तो 3.5 आ गई इसकी। इसके बाद में नेक्स्ट में चलिए बेटा आगे। ये काम अपन ने कल भी किया था, आज फिर से कर रहे हैं। ये रही ऑक्यूपाइड सेल, इसका u नहीं पता लेकिन v पता है।
0.5 और इस u को जोड़े तो टोटल 0 आना चाहिए। तो 0.5 में कितना जोड़े कि दोनों का टोटल 0 आए? सर यहां पर तो -0.5 हमको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है सर, ये भी हो गया। ये रही एक और ऑक्यूपाइड सेल, इसका क्या करें? इसकी वैल्यू क्या आएगी? तो सर इसका देखो u नहीं पता और v नहीं पता, इसका काम नहीं बन सकता। u और v दोनों ही नहीं पता, यहां चलते। इसका u नहीं पता लेकिन v पता है। 3.5 में कितना जोड़े कि दोनों का टोटल 3 आए, क्योंकि ये दोनों का टोटल इसके इक्वल होना चाहिए 3 के। तो 3.5 में कितना जोड़े कि दोनों का टोटल 3 आए? तो सर 0.5 जोड़ना। तो 3.5 और 0.5 भी कौन सा? माइनस का। इसके बाद में देखो बेटा, अब ये वाली ऑक्यूपाइड का भी काम बन सकता है क्योंकि इसका u पता चल चुका है। तो 0.5 में कितना ऐड करें कि दोनों का टोटल 1 आ जाए? पॉजिटिव का 1.5 ऐड करना, तब जाके आए। और लास्ट ये रह गया, इसके रेस्पेक्टिव v का पता है लेकिन u का नहीं पता। तो 3.5 में कितना ऐड करें कि दोनों का टोटल 5.5 आ जाए? तो 3.5 में 2 ऐड करेंगे सर। u और v निकल गए, लास्ट वाला टेस्ट कर लो अपना आंसर, फिर उसके बाद में आ जाए। u प्लस v माइनस वैल्यू ऑफ अनऑक्यूपाइड सेल्स, और ये सब नेगेटिव और 0 आने चाहिए। शुड बी। इसमें अभी नई चीज और आएगी बेटा, छोटी सी। फाइनल आंसर निकालने का तरीका भी चेंज होगा, कर सिंपल सा लॉजिक भी है। तो आओ जल्दी से एक एक अनऑक्यूपाइड के लिए चलो। ये रही सबसे पहली, इसका u देखो 0 है और इसका v देखो 1.5 है। 0 प्लस 1.5 माइनस खुद को करना होता है 1.5, 0 ही आएगा। फिर एक और अनऑक्यूपाइड ये रही, इसका u है माइनस का 0.5 और इसका u है 3.0, माइनस इसको खुद को कर दो 2.5, तो ये भी 0 ही आएगा। इसके बाद यहां आ जाओ, थर्ड, इसका u माइनस का 0.5 है और इसका v प्लस का 1.5 है, माइनस इसको खुद को कर दो 2.0, तो ये तो बना प्लस का 1, प्लस के 1 में से 2 गया, माइनस का 1। ये ऑक्यूपाइड, ये ऑक्यूपाइड, ये रही अनऑक्यूपाइड। इसका u है माइनस का 0.5 और इसका v है 3, माइनस इसको खुद को कर दो 3.5, तो ये प्लस का 2.5 बना, माइनस 3.5 करेंगे तो माइनस का 1.0। इसका u है माइनस का 0.5 प्लस इसका v है 0.5, तो दोनों मिलके 0 बन गए। 0 में से 1.0 जाएगा, माइनस का 1.0 बचा। देन ये रही एक और अनऑक्यूपाइड, इसका u है 2 और इसका v है 3, माइनस ये खुद 5 में से 5.5 जाएंगे, माइनस का 0.5। इसी तरीके से नेक्स्ट के लिए 2 प्लस इसका v है 1.5, 3.5 हुआ, 3.5 में से 5.5 जाएगा, माइनस का 2.0। इसके बाद में लास्ट रह गया 2.0 प्लस 0.5 माइनस का 5.5, तो 2.5, 2.5 ढाई बन गया, ढाई में से 5.5 चला गया, माइनस का 3.0।
बताओ बेटा हमारा ऑप्टिमम आंसर आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्टिमम आंसर आ गया है कि नहीं आ गया? आ गया सर, सारी वैल्यू नेगेटिव और जीरो है। सिंस ऑल वैल्यूज आर नेगेटिव और जीरो, therefore we have got our optimum answer। अब फाइनल आंसर निकालना है। आप ध्यान रखना, फाइनल आंसर निकालने का तरीका चेंज होगा। जनरली तो हम क्या करते थे, यहीं से क्वांटिटी और कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर दिया करते थे, क्योंकि शुरू से कॉस्ट ही चलती थी। लेकिन अब ध्यान रखो, अब हमको प्रॉफिट निकालना है, और ये जो टेबल में ले रखा है ये तो उल्टा लॉस है। तो आप यहां पर ध्यान रखें, फाइनल आंसर निकालते टाइम क्वांटिटी तो यही लेनी है, लेकिन वो जो वैल्यू है यहां पर जैसे 3 है तो 3 नहीं लेना, आपको क्या लेना है, मेन टेबल में जो वैल्यू थी, प्रॉफिट था, वो लेना है यहां पर। और आपको एक बात दिखाऊं, मैं एक लॉजिक दिखाऊं, जैसे यहां पर 0 आ रहा है और यहां पर 450 है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, 2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए चाहे। यहां पर 0 है, यहां पर सबसे ज्यादा क्वांटिटी आई है। क्यों यहां पर 0 इसलिए आया था? क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था, 5.5 में से 5.5 लेस करा था। तो जहां पर सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है वहीं पर सबसे ज्यादा क्वांटिटी भेजोगे ना। तो ये 0 आ तो रहा है, लेकिन 0 पर सबसे ज्यादा क्वांटिटी क्यों आ रही है? क्योंकि इसी जगह पर मेन टेबल में सबसे ज्यादा प्रॉफिट है। तो जहां जहां ज्यादा प्रॉफिट है वहां वहां ज्यादा क्वांटिटी अलोकेट हो रखी है, आप देखोगे तो। और वहीं कॉस्ट वाला जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जहां जहां कम कॉस्ट होती है वहां वहां पर ज्यादा क्वांटिटी अलोकेट होती है। ये इसका लॉजिक होता है बेटा, इस मेथड के थ्रू, जो आप समझ सकते हो। ठीक है, बी में सेकंड रह गया बेटा ये, माइनस का 0.5 प्लस का 1.5, हाँ नेगेटिव ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते। अब अपन फाइनल आंसर निकाल रहे हैं बेटा, फाइनल आंसर निकालते हो। अब हमको निकालना क्या है, क्वेश्चन ने हमको कॉस्ट थोड़ी पूछी है, टोटल प्रॉफिट पूछा है, तो निकालते हो। 2 मिनट का काम है, निकाल देते हैं। कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रॉफिट, इसमें दो दो कंसेप्ट एक साथ है क्वेश्चन में, मैक्सिमाइजेशन टू मिनिमाइजेशन भी आ गया और डीजनरेसी भी आ गई। क्वांटिटी, प्रॉफिट पर यूनिट, टोटल प्रॉफिट। क्वांटिटी देखते हैं बेटा पहले। 100 ई को क्या लिखोगे, ई को चाहो तो लिखो मत, या लिखो तो 0 लिखो, है ना, या ई भी लिख लो तो फिर मल्टीप्लाई करके 0 ही आएगा। तो चलो 100 ई 50, वैसे इसका ई का आकार भी थोड़ा ऐसा होता है डिजाइन में। 50, 450, 200 और 50, नेक्स्ट एंड लास्ट भी 50 है। लेकिन वो 50 लास्ट वाली क्वांटिटी काम की नहीं है, क्योंकि वो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करता, वहां 0 है, वो तो डमी पर आ रहा है 50। और डमी पर 50 आ रहा है तो इसका लॉजिक क्या है, हमने बनाई भी डमी 50 क्वांटिटी की थी, तो इसलिए वो वहां पर 0 आ रहा है। और जहां पर ज्यादा क्वांटिटी आ रही होगी ना, वहां पर देखना प्रॉफिट भी ज्यादा होगा मेन क्वेश्चन, इसलिए वहां ज्यादा क्वांटिटी आ रही है। तो आ जाओ मेन टेबल में चल के देखो जल्दी से, इस जगह पर कितना लिखा है, 3.0 की जगह कितना है, जल्दी से जाकर के देखो। तो सर हम मेन टेबल क्वेश्चन में अगर जाते हैं तो यहां पर 2.5 है, तो ध्यान रखना यहां पर हमको 2.5 लेना है। इसी तरीके से यहां पर तो वैसे ही ई है, लेकिन यहां पर रहा होगा 5। नेक्स्ट कहां की क्वांटिटी देखनी है, 450 के साथ 5 रहा होगा, क्योंकि यहाँ 0 आ रहा है और हमने 5.5 रहा होगा इस जगह पर। मेन टेबल आप चेक करते जाओ बेटा, सेम इसी जगह पर, सेम इसी जगह पर जाओगे मेन टेबल में एक्चुअल में जहां प्रॉफिट दे रखा है, क्योंकि ये तो लॉसेज है, तो लॉसेज मत ले लेना, लॉस थोड़ी निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। तो इस जगह पर सेम देखोगे तो 4.5 लिखा हुआ है, ये देखो 4.5 मेन टेबल के अंदर, वहां से वैल्यू लेनी है, ध्यान रखो मैक्सिमाइजेशन। ये अपने क्वांटिटी ऊपर नीचे हो गई क्या? हाँ सर, ये ऊपर नीचे हो गई है।
यहाँ 5.5 आएगा, ये 50 के साथ क्या था, यहाँ पर 2 था। अब 200 के साथ कितना है देखो क्वांटिटी 4.5। फिर नेक्स्ट 50 के साथ यहां पर था 2.5 और इसके साथ एक्चुअल में 0 है क्योंकि ये एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करता, मेन टेबल में है ही नहीं, डमी। अब मल्टीप्लाई कर लो बेटा जल्दी से, 250 आ रहा है, जल्दी से मल्टीप्लाई करते जाओ, ये 0 आएगा क्योंकि ई 0 के इक्वल माना जाता है। ये 100 आ रहा है, ये 450 इंटू 5.5 करो, 2475, ये 900 आ जाएगा, ये 125 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। टोटल निकाल दो बेटा, टोटल प्रॉफिट निकाल दो। टोटल प्रॉफिट आ जाएगा 3850, 3850। दिस इज द टोटल प्रॉफिट। क्लियर है बेटा, जल्दी से बताइए। तो इसमें क्या हुआ, मैक्सिमाइजेशन को मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करा, फिर सब कुछ सेम था और डीजेनरेसी आ गई, m प्लस n माइनस 1 इक्वल नहीं आ रहा था। तो सिंपल सा सॉल्यूशन है, जो सबसे छोटा नंबर है उसको ऑक्यूपाई कर लो और वहां पर e लिख दो, बस इतना सा काम है और कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो लेवल आना है, एक लेवल अप भी आना है, तो ये हो गया। अब एक लास्ट लेवल बचा है जिसमें लूप बनता है, वो फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक लास्ट कंसेप्ट इसमें और बचा है। जनरली तो मैं उसको ऐसे करवाता भी नहीं हूं कि छोड़ दो उसको, लेकिन अपन करेंगे, कोई बात नहीं, नॉलेज होनी चाहिए तो अपन उसको करेंगे, मेथड को, लूप वाले को, और फिर खत्म हो जाएगा। तो बेटा ये क्वेश्चन हो चुका है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे एक नया क्वेश्चन और नया कंसेप्ट। चलिए बेटा आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।